8th आपका स्टार्ट है द डॉन ऑफ इंडिपेंडेंस. It is the time that India is about to free in our lectures. So let's start our journey with the journey of independence of our country. Look, dawn of independence is what happened that Lord Lillington declared that India is in war without consulting any Indians for that particular opinion. इससे क्या होगा बेटा, डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स आ जाएंगे. जो कांग्रेस लीडर्स ने रिलेशंस टू वॉर के लिए बात की थी, गांधी जी ने अपोज किया था कि नाजिज्म के साथ तो हम नहीं दे सकते, तो एलाइज के साथ सिंपैथेटिक हम पहले से ही हैं. सुभाष बोस सोशलिस्ट कम्युनिस्ट के साथ थे और इन्होंने कहा ये इम्परलिस्ट के अगेंस्ट वॉर है, अच्छी है. बोथ साइड आर मोटिवेटेड बाय इम्परलिज्म, मतलब दोनों ही लालच में साम्राज्यवाद के. नेहरू ने भी वार्न किया वर्ल्ड अगेंस्ट डेंजर्स ऑफ नाजी एग्रेशन, एंड इन्होंने कहा कि जस्टिस एलाइज के साथ ही होना चाहिए. बट इसने ये भी समझा कि ब्रिटेन और फ्रांस दोनों इम्परलिस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है इनसे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा. इन्होंने कहा कि अगर ब्रिटेन फाइट कर रही है डेमोक्रेसी के लिए, फ्रीडम के लिए, तो ये डिक्लेयर करे कि कैसे वॉर ख़त्म होने के बाद इंडिया के साथ क्या होगा, और इस व्यू को एक्सेप्ट करे कांग्रेस. तो हम देखते हैं कांग्रेस ने ब्रिटिशर से पूछा, भी ब्रिटेन से पूछा कि भाई बता दीजिए आप क्या करेंगे वॉर के बाद. लिलिंगटन ने रिफ्यूज़ कर दिया कुछ भी बताने के लिए. और इसके बाद कांग्रेस ने जब ये कहा तो मिनिस्टर्स को कह दिया नेहरू ने कि आप सब रिजाइन कर दीजिए. फिर अगस्त ऑफर आता है, क्योंकि भाई प्रेशर बहुत था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, इंडिया में आर्मी भी चाहिए थी, इंडियन आर्मी, और इनका सपोर्ट बहुत ज़रूरी था क्योंकि जापान इंडियन टेरिटरीज के पास कभी भी आ सकता था. तो वॉइसरॉय रिलिंगटन ने एक प्रपोजल इनको दिया जिसमें इन्होंने कहा कि वो इस वक्त कांग्रेस की प्रोविंशियल नेशनल गवर्नमेंट की डिमांड को तो टर्न डाउन करता है, बट वो रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी जरूर बनाएगा वॉर के बाद. इसके बाद इन्होंने कहा वॉइसरॉय काउंसिल में अभी एक्सपेंशन कर दिया जाएगा इंडियंस का, एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाएगी. कांग्रेस ने इसे रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने कहा भैया इट इज़ बेस्ड वॉज डेड एज अ नील डोल. तो इन्होंने कहा भाई ये ताबूत की, ब्रिटिश एम्पायर ताबूत की आखिरी कील की तरह काम कर रहा है. इसके बाद इंडिविजुअल सत्याग्रह गांधी जी ने स्टार्ट किया. ऑन अक्टूबर 1940 गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह स्टार्ट किया. इसके लिए उन्होंने कुछ लोकेलिटीज़ में इंडिविजुअल सत्याग्रही चूज़ किए और इनसे कहा कि आप पार्टिसिपेट करिए, है ना, फ्रीडम के लिए बात करिए, हाँ वॉर के अगेंस्ट मत बोलिए. और इन्होंने कहा इस चीज़ से हमें फ़ायदा हो गया. सत्याग्रही लिमिट इसलिए रखे गए, लिमिट में इसलिए थे क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो वॉरफेयर टैक्टिक्स वर्ल्ड वॉर में चल रही हैं उसको हार्म ना हो, मतलब उनका ध्यान उस पर रहे ताकि नाजीज़ को हराया जा सके. इंडिविजुअल सत्याग्रही के मूवमेंट को ही बेटा हम दिल्ली चलो मूवमेंट भी बोलते हैं. इसमें पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे, दूसरे सत्याग्रही नेहरू बने. प्रोमिनेंट सत्याग्रही थे श्री कृष्ण सिन्हा, राजागोपालाचारी, एन.वी. गडगिल, मियां इफ्तार उद्दीन, सरोजनी नायडू, जी.वी. मालवनकर, अरुणा असफ अली एंड सत्यवती. तो ये सब इम्पोर्टेंट लीडर्स है. सत्यवती था जिसके बाद जापान का ऑक्यूपेशन था, रंगून में आ गए थे. तो जब 1942 में रंगून आ गए तो इंडियन डोर स्टेप पे पहुंच गए, अब टेंशन स्टार्ट हो गई. तो पीएम चर्चिल के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई. अमेरिका के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और चाइना के लेबर पार्टी के लीडर्स चियांग काई शेक, इन्होंने कहा भाई इंडिया का कॉर्पोरेशन जरूरी है. तो चर्चिल कैबिनेट मिशन भेजते हैं स्टैफोर्ड क्रिप्स के साथ. तो ये मेंबर होते हैं लेबर पार्टी के और इंडिया के नेशनल मूवमेंट को हमेशा एक्टिवली सपोर्ट करते हैं. फिर बेटा एक क्रिप्स मिशन लेके जाते हैं. 1942 में ये मार्च में पहुंचते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रपोजल लेके जाते हैं, इंडियन सपोर्ट मिल जाए वॉरफेयर के लिए. स्टैफोर्ड क्रिप्स जाते हैं तो जब ये पहुंचते हैं तो ये अपनी कुछ आइडियोलॉजीज देते हैं जिसमें ये होता है कि इंडिया को एक डोमिनेंट स्टेटस बनाया जाएगा, वो फ्री होगा, वो डिसाइड करेगा कॉमनवेल्थ में रहना चाहता है कि नहीं, और दूसरा यूनाइटेड नेशन और अदर इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ अपने रिलेशन से कभी भी बना सकता है. इसके बाद वॉर ख़त्म होने के बाद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई जाएगी जो अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे. मेंबर्स इसके सोली नेशनल होंगे, पार्टी नॉमिनेट करेंगी वही होंगे. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा पर कंडीशन होगी कि कोई भी प्रोविंस अगर नहीं चाहता जुड़ना किसी भी इस यूनियन में तो अपना सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और सेपरेट यूनियन बना सकता है. न्यू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग बॉडी में गवर्नमेंट नेगोशिएट नहीं करेगी विद द ट्रीटी कि वो कैसे पावर ट्रांसफ़र कर दे, बट उसके साथ वो रेशियल और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सेफगार्ड करेगी. मीन टाइम एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सपेंड कर दी जाएगी, उसमें इंडियंस भी होंगे, बट जो डिफेंस है वो इस वक्त ब्रिटिशर्स के हाथ में रहेगा.
और इन्होंने अब ये कहा कि जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सोली इंडियन हैंड्स में रहेगी। अगर ऑफर में कहा था मेनली इंडियन हैंड्स में रहेगी, तो कुछ चेंज अच्छा हुआ। ये कंक्रीट प्लान था जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को बना सकता था। ऑप्शन अब अवेलेबल हो गया किसका, सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन का, मतलब सेपरेट प्रोविंसेस का, इन शॉर्ट इंडियन पार्टीशन का। तो एक ब्लूप्रिंट इन्होंने दे दिया। क्रिस मिशन फेल हो गया किसी भी नेशनल लीडर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि एक प्रोपोगेंडा था यूएस का और चाइना का। इसके बाद कांग्रेस ने ऑब्जेक्ट कर दिया क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं मांगा था। दूसरा इन्होंने कहा कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको नॉमिनेट करना इस तरह गलत है, जो प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। राइट टू सिसीड थी जो प्रिंसिपल ऑफ नेशनल यूनिटी के अगेंस्ट था, भाई आप कभी भी डिवाइस कर सकते हैं। और इमीडिएट प्लान कोई भी नहीं था इफेक्टिव पावर देने का। मुस्लिम लीग ने बेटा इसलिए अपोज किया क्योंकि सेपरेट स्टेट ऑफ पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी, तो इनको बहुत बुरा लगा क्रिप्स को, तो इन्होंने बहुत हार्शली बोला ले लो या छोड़ दो, एटीट्यूड आ गया इन लोगों का। तो यही रीज़न था कि भाई रियल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, टॉक्स ब्रोक डाउन हो गए। वॉइसराय ने अपना वीटो लगा दिया, गांधी जी ने इसे एक पोस्ट डेटेड चेक बोला। इसके बाद फ्रस्ट्रेशन लोगों के अंदर आ गया। अब फाइनल स्ट्रगल का टाइम आ गया। गांधी जी एक नया मूवमेंट लॉन्च करना चाहते थे। जुलाई 1942 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी वर्धा में मिली और फेमस रेजोल्यूशन पास किया न्यू स्ट्रगल का। फिर ऑल इंडिया कांग्रेस 1942 8 अगस्त को मिलती है बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान में, और यहाँ से क्विट इंडिया का फेमस रेजोल्यूशन पास करती है, और यहीं से गांधी जी एक मंत्रा देते हैं, डू और डाई का। इसके बाद बेटा जैसे ही 0 आवर स्टार्ट होता है 9 अगस्त को, सारे इंपॉर्टेंट कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट कर लिए जाते हैं और ये मूवमेंट चला जाता है लोगों के हाथ में। और यहाँ पर गांधी जी ने कहा था एवरीवन इज हिज ओन गाइड। इन्होंने कहा सब अपनी खुद के गाइड हैं, आप अपने हिसाब से देखें आप मूवमेंट कैसे चलाएंगे, मुझे आज़ादी से नीचे कुछ नहीं चाहिए, आप जिए या मरें पर मुझे आज़ादी दें। कई यंग लीडर्स थे, अरुणा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, जय प्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचिता कृपलानी, बिजू पटनायक, आरपी गोनका, ये सब इंपॉर्टेंट लीडर थे। इसके बाद कई सारे कांग्रेस लीडर थे जो सोशलिस्ट अंडरग्राउंड चले गए। इसके बाद बेटा क्या होगा, इसके बाद सुचिता कृपलानी, अरुण आसफ अली, ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन थी अंडरग्राउंड मूवमेंट की। कांग्रेस रेडियो बेटा स्टार्ट किया गया बॉम्बे से, जिसमें लोहिया और उषा मेहता ने साथ दिया। मोस्ट रिमार्केबल एस्पेक्ट था पैरेलल गवर्नमेंट बेटा, महाराष्ट्र, बलिया, तामलुक और तेलचूर में। सतारा में बेटा परती सरकार थी, नाना पाटिल ने बनाई थी, है ना। न्याय मंडलास थे, तामलुक में जयती सरकार थी, सतीश समानता ने बनाई थी, बलिया में चित्तू पांडे ने बनाई थी। नेटिव स्टेट ऑफ आंध्र महाराष्ट्र में था, इन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट कर लिया जिसे गांधी जी ने ड्राफ्ट किया था। तामलुक 73 ईयर ओल्ड मेटेगनी हजरा थे। और कनक लता बरुआ बिहार की, ये मार्टियर्स बने ब्रिटिश रिप्रेशन के। इसके बाद नेशनल हेलार्ड और हरिजन, जो गांधी जी अरेस्ट कर लिए गए, इसके बाद इनकी जितनी भी पब्लिशिंग थे इनको बैन कर दिया गया जब तक स्ट्रगल चलेंगे, बाकी को शॉर्ट पीरियड के लिए। बेटा क्विट इंडिया रेजोल्यूशन मूवमेंट को अगस्त रिवॉल्ट या रिवॉल्ट ऑफ 1942 भी बोला जाता है। गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। याद रखिएगा इसी मूवमेंट के टाइम पे इनकी दो फेमस पर्सनैलिटी, एक इनके पर्सनल सेक्रेटरी महादेव देसाई और इनकी वाइफ कस्तूरबा गांधी की डेथ हो जाती है। गांधी जी 21 दिन के फास्ट पे चले जाते हैं, जो वायलेंस चल रहा होता है इसके लिए। लॉयल्टी जो है इस टाइम पे कहीं ना कहीं इंडियंस की कंप्रोमाइज होती हुई दिखती है, सारी चीज़ें हैं। इसके साथ बेटा इंडियन नेशनल आर्मी हमारा अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो इसी में हम ऐड करके पढ़ेंगे। इंडियन नेशनल आर्मी आपको पता है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सुभाष चंद्र बोस आया, बट इससे पहले आइडिया सबसे पहले आया था मलाया में। मोहन सिंह को एक ब्रिटिश ऑफिसर्स थे, इन्होंने कहा कि जो जापान के पास इंडियन प्रिजनर्स हैं इनको हम पकड़ लें। इन सितंबर 1942 में पहला डिवीज़न आईएनए का फॉर्म किया गया जापानीज आर्मी की हेल्प से। ज़्यादा जल्द ही दो लोगों में डिफरेंसेस आ गए, मोहन सिंह और निर्जन सिंह गिल में। इसके बाद जापानीज चाहते थे कि इन फोर्स को, है ना, लेटर ऑन दे वांटेड टू टेक इन फोर्स टू इंडियंस, तो जाहिर सी बात है चाहते थे कि ये सारी फोर्स को कौन कवर करे, इंडियंस कवर करें। तो इसके बाद एक वर्टियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे रास बिहारी बोस, है ना, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ऑल इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में बनाया था। तभी सुभाष चंद्र बोस बेटा एस्केप कर जाते हैं इंडिया से 1914 में, 1944 के आसपास, 34 के आसपास। तो ये डेट बेटा गलत लिखी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1940 कुछ होना चाहिए, ये डेट गलत है, इसे मैं सही करा दूंगा बाद में। तो इसके बाद ये बेटा यूएसएसआर चले जाते हैं, यूएसएसआर जाते हैं, वहाँ से इन्हें हेल्प नहीं मिलती।
इसके बाद ये जब यूएसएसआर से इनको हेल्प नहीं मिलती तो यहाँ से ये बेटा आगे चले जाते हैं तो ये जर्मनी पहुँचते हैं, ये 1941। इसके बाद ये बेटा जर्मनी पहुँचते हैं, जर्मनी पहुँचने के बाद यहाँ से हिटलर से मिलते हैं। इसके बाद इनको सिंगापुर, इसके बाद ये जापान आते हैं, जापान जाते हैं। जापान जाने के बाद ये जब सिंगापुर 1943 में पहुँचते हैं तो रासबिहारी बोस इनसे कहते हैं कि आप इस इंडिपेंडेंट लीग का कमान संभाल लीजिए, तो इसे वो आज़ाद हिंद फौज या आईएनए के नाम से रीसेटल कर देते हैं। इसके बाद ये बेटा प्रोविंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अपनी बनाते हैं, जिसे आज़ाद हिंद बोलते हैं। अक्टूबर 1943 में सिंगापुर में, और वॉर डिक्लेयर कर देते ब्रिटेन और यूएस के अगेंस्ट, और एक फेमस स्लोगन देते हैं, दिल्ली चलो। एंड एक टाइटल देते हैं, एक नारा देते हैं, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। बोस का आईएनए का हेडक्वार्टर रंगून और सिंगापुर में होता है। सुभाष चंद्र बोस अपने रेडियो से गांधी को स्पीच दें, गांधी से बात करते हैं और उनको राष्ट्रपिता या फादर ऑफ नेशन बोल देते हैं। आईएनए में वुमेन बटालियन होती है, रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट, जिसे लक्ष्मी स्वामीनाथन संभालती हैं। आईएनए ज्वाइंट जापानीज आर्मी को ज्वाइन करते हैं इम्फाल कैंपेन में। नेताजी अंडमान को जब ऑक्यूपाई कर लेते हैं जापानीज, तो वहाँ पर इंडियन फ्लैग होस्ट करते हैं और इस आइलैंड का नाम शहीद और स्वराज रख देते हैं। फिर कहा जाता है फार्मोसा मॉडर्न ताइवान में जा रहे होते हैं, एयर क्रैश में इनकी डेथ हो जाती है। फिर इनके आईएनए के कुछ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे शाह नवाज खान, जी ए डिलन, पीके सेगल। इनका फेमस कोर्ट में, दिल्ली रेड फोर्ट में केस चलता है कोर्ट बना के। इसको डिफेंड करने के लिए बेटा नेहरू और बहुला भाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू, केन कटाजू और आसफ अली जैसे लीडर लड़ते हैं। आईएनए ट्रायल्स बहुत बड़ा रीज़न बनते हैं पोस्ट वॉर के बाद स्ट्रगल बढ़ाने के लिए और बहुत बड़ी अपराइजिंग का, और ये हिंदू मुस्लिम्स को एक साथ दोबारा यूनाइट कर देते हैं। ये दो फेमस मूवमेंट थे जो इस टाइम पे होते हैं बेटा। अब सर्च ऑफ नेशनल यूनिटी में लास्ट में हम आएंगे, इसके बाद सारा मूवमेंट अप्रॉक्स खत्म होने वाला होगा, इंडिया फ्री हो जाएगा। तो अगला लेक्चर हमारा होगा इसके लिए, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे सर्च फॉर नेशनल यूनिटी। आज के लिए बेटा लेक्चर इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अगर बुरा लगा तो इसे डिसलाइक करें, पर अगर डिसलाइक करें तो इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपने इसे डिसलाइक क्यों किया। हिस्ट्री के ऑलमोस्ट सारे लेक्चर खत्म हो रहे हैं, लोगों की हेल्प करें, यूट्यूब चैनल को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत मेहनत की जाती है। अगर आप सब्सक्राइबर बढ़ाने में हम लोग ही मदद करेंगे तो हम लोगों की बहुत मदद होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।